नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग एकदम बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को हमारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग बढ़िया हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य बढ़िया हैं, आपके मम्मी पापा दादा दादी सब एकदम अच्छे से हैं। तो जल्दी से आ जाएं, क्लास को करेंगे फिर शुरू। आवाज़ सभी बच्चों तक पहुँच रही है मेरी? नमस्कार, राधे राधे भाई, जय श्री कृष्णा, बम बम बोले और जय शंभू जय शिव। जल्दी से आ जाओ, क्लास को कर रहे हैं शुरू। तो क्लास में आपको आवाज़ तो बिल्कुल पहुंच रही होगी। कमेंट्स मेरे पास आप सभी के आने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए भाई, सभी बच्चे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हम लोगों का चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र की चल रही थी बात। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैं आपको किसका बता रही थी? ह्यूमन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, मानव प्रजनन तंत्र की चल रही थी बात। मानव प्रजनन तंत्र, जिसमें हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बातें पढ़ी थी, यानी कि जो मानव होते हैं, जो पुरुष होते हैं, इनका जनन अंग कैसे होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें कल पढ़ाई थी। अब हम पुरुषों के अंदर ही कुछ और बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल पुरुषों के अंदर टेस्टिस पढ़ा दिए थे और वास डेफेरेंस नलिका पढ़ा दी थी। अब हम बात कर रहे हैं यूरेथ्रा की। तो पुरुषों के अंदर एक और चीज़ है, एक और ऑर्गन है जहां से क्वेश्चन आता है, जो है प्यारे साथियों यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ये आता है, ये पॉइंट आपको पेपर में पूछा जाता है। यूरेथ्रा वो जगह है जहां से पुरुषों में मूत्र और वीर्य एक साथ निकलता है। तो मूत्र और वीर्य को निकालने के लिए एक ही अंग है लड़कों के अंदर, पुरुषों के अंदर, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक पाथवे है, सिंगल पाथवे है जहां से मूत्र और वीर्य निकासी होती है। ठीक है, अब यह जनन मूत्र वाहिनी, इसे जनन मूत्र वाहिनी भी कहते हैं बेटा। ये जो यूरेथ्रा है, इसी के द्वारा जो पुरुष होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इसी को इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये रिप्रोडक्शन में भी पूरी तरीके से हेल्प करता है यूरेथ्रा। यह शीर्ष के शीर्ष पर खुलती है। इट्स ओपन एट द हेड ऑफ पेनिस। लड़कों में जो पेनिस होता है उसी के ऊपर की तरफ वाली संरचना को कहते हैं यूरेथ्रा। तो इतने 3 पॉइंट जो आपको यूरेथ्रा के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये 3 पॉइंट जो यूरेथ्रा के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन सा जो लड़कों में पेनिस है उसके ऊपर की जो संरचना है क्या कहलाती है? यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा को क्या कहा जाता है? इसी को रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी रखा गया है, यानी जनन वाहिनी भी कहते हैं इसको, जनन मूत्र वाहिनी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पुरुषों के अंदर कौन से अंग को जनन मूत्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है, या जनन मूत्र वाहिनी का अंग है, तो बताना यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को ही जनन मूत्र वाहिनी भी कहते हैं, और यहीं से मूत्र और वीर्य पुरुषों के अंदर निकलता है। अब हम आगे बात करेंगे, और पुरुषों के अंदर ही हम लोग अब बात करने वाले हैं कुछ सहायक ग्रंथियों की। तो मैंने कल आपको बताया था कि पुरुषों के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक, वो हो जाता है टेस्टिस। टेस्टिस आपने पढ़ लिया। कुछ सहायक ग्रंथियां भी थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें से कुछ सहायक ग्रंथियां आपको पेपर में आती है। जैसे सबसे पहली है शुक्राशय, यानी सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल यानी शुक्राशय किसके अंदर पाई जाती है, महिलाओं में या पुरुषों में? तो बताओगे शुक्राशय पाया जाता है पुरुषों के अंदर। ठीक है, तो ये पुरुषों की सहायक ग्रंथि है। तो अब जितनी भी पढ़ाने वाली हूं सब पुरुषों में पाई जाने वाली सेक्स ग्लैंड होती हैं, सहायक ग्रंथियां हैं। जैसे सबसे पहली है सेमाइनल वेसाइकल। शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। जो लड़कों के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जहां मूत्र इकट्ठा होता है, जैसे आज किडनी पढ़ाऊंगी अभी, तो किडनी में बताऊंगी यूरिनरी ब्लैडर।
तो यूरिनरी यानी ब्लैडर के पीछे की तरफ पाई जाती है सेमाइनल वेसाइकल। तो पूछ लेगा इसकी पोजीशन कि सेमाइनल वेसाइकल कहाँ पाई जाती है, आप बता दोगे मूत्राशय के पीछे स्थित होती है, ठीक है। और लगभग वीर्य का 70% भाग जो होता है वो शुक्रास्त्रावण द्वारा शुक्राशय द्वारा निर्मित होता है। यानी लड़कों के अंदर जो वीर्य निकलता है, वीर्य होता है सीमन, अभी बताऊंगी सीमन क्या क्या होता है। तो इसका 70% भाग इसी के द्वारा निकलता है, वेसाइकल सेमाइनल के द्वारा, ये सेमाइनल वेसाइकल के द्वारा, ठीक है। तो लिखा हुआ है द सेमाइनल वेसाइकल इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमाइनल वेसाइकल। तो 70% जो सीमन होता है वो इसी के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। आ जाओ, शुक्र स्त्राव में फ्रक्टोज यानी कि ये जो वीर्य होता है, जिसको आप शुक्र स्त्राव भी कहते हो, जिसको आप सीमन भी कहते हो, इसमें क्या होता है देखो। अब देखो सीमन में क्या क्या होता है। सीमन में फ्रक्टोज होता है बेटा, सिट्रेट होता है, इनोसिटोल होता है तथा अन्य प्रोटीन होती हैं। तो इन सब के मिश्रण को ही, ये सारी चीजें मिलकर ही एक साथ वीर्य कहलाती हैं। तो सीमन जो होता है, जो वीर्य होता है प्यारे साथियों, इसी को आप लोग क्या कहते हो। तो सीमन में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और एनोसेटिनॉल होता है और कुछ प्रोटीन होती हैं। इन सब का जो मिश्रण है उसी को कहते हैं वीर्य, ठीक है। और इसी वीर्य में आप ऐड कर सकते हो शुक्राणु भी, स्पर्म्स भी इसी के अंदर होते हैं, शुक्राणु भी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट की सीमन क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि सीमन क्या होता है, तो प्यारे साथियों जो वीर्य है ना, जो लड़कों के अंदर इजैक्यूलेशन के दौरान जो वाइट फ्लूइड निकलता है उसी को कहते हैं वीर्य। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं शुक्राणु, इसी के अंदर होते हैं प्यारे साथियों शुक्राणु, स्पर्म। और लड़कों के अंदर लाखों शुक्राणु बनते हैं। एक बार के इजैक्यूलेशन में, एक बार के निस्खलन के अंदर लाखों शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है। शुक्राणु होगा बेटा, फ्रक्टोज होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है शुक्राणु में, फ्रक्टोज। मैंने आपको बताया भी था कि फ्रक्टोज जो होता है इसको हम शुक्राणु की शर्करा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। सिट्रिक एसिड होता है, या सिट्रेट आप लोग लिख सकते हो, सिट्रेट लिख लो या सिट्रिक एसिड लिख लो, तो सिट्रेट भी होता है, ठीक है। और तीसरा, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं इसके अंदर। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि जो लड़कों के अंदर वीर्य होता है, सीमन होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सीमन इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो यही निकलता है लड़कों में इजैक्यूलेशन के दौरान, ठीक है। तो शुक्राणु हुआ, फ्रक्टोज हुआ, शुक्राणु हुआ, फ्रक्टोज हुआ, और आप लोग बताओगे सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बोल सकते हो इसको, और आप लोग बताएंगे कुछ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्रक्टोज होता है इससे शुक्राणु पोषण लेते हैं, शुक्राणुओं का खाना है ये बेटा। तो शुक्राणु जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो इसी से लेते हैं, फ्रक्टोज से। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी शर्करा शुक्राणुओं को पोषण देती है, तो फ्रक्टोज से ही शुक्राणु पोषण लेते हैं। और शुक्राणु जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं प्यारे साथियों, शुक्राणु चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं, तो ये इसी के कारण गतिमान होते हैं। तो कौन सा एसिड है जो शुक्राणुओं को गतिमान बनाता है, तो आप लोग बताएंगे कि सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। तो यही मोशन लाता है शुक्राणुओं के अंदर, मोशन इन स्पर्म। तो शुक्राणु जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, किसके कारण मोटाइल होते हैं, आप बताओगे सिट्रेट या सिट्रिक एसिड के कारण, ठीक है। अगर मैं एक शुक्राणु की फोटो आपको दिखाऊं, मैंने जब आपको गोल्गी बॉडी पढ़ाया था तो मैंने आपको शुक्राणु की फोटो दिखाई थी, ठीक है। तो स्पर्म की जब हम पिक्चर देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु जो हैं लाखों की संख्या में निकलते हैं, और कोई एक शुक्राणु होता है जो जाकर अंडे को फर्टिलाइज्ड करता है। लाखों में एक शुक्राणु होता है जो अंडे को जाकर क्या करता है, फर्टिलाइज्ड।
तो आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, जो कि क्या करता है, अंडे को जाकर फर्टिलाइज्ड करता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये फोटो दिखाया था। अब आप लोग बात करेंगे कि जो शुक्राणु है, मान लीजिए ये शुक्राणु है, मान लीजिए ये शुक्राणु है, और ये वाला जो हिस्सा होता है शुक्राणु का, इसको कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम इसको कहा जाता है। आपने पढ़ा भी था कोशिका वाले चैप्टर में, एक्रोसोम, जो कि गोल्गी बॉडी का बना होता है। यहीं पर गोल्गी बॉडी पाई जाती है। अब जो शुक्राणु अंडे को फर्टिलाइज करेगा, मान लो ये अंडा है, एग है जो महिलाओं में बनता है, तो शुक्राणु ट्रेवल करके, गति करके पहुंचते हैं अंडाणु के पास, और अंडाणु के चारों तरफ रहती है एक परत, इसको कहते हैं जोना प्लूसिडेटा। ठीक है, तो इस परत का नाम क्या है आप बताओगे, जोना, आप बताना पोल्यूसेडा। तो जोना पोल्यूसेडा जो परत होती है, इसी को जाकर ये तोड़ता है बेटा। तो अंडे की कौन सी परत है जिसमें शुक्राणु जाकर फर्टिलाइज्ड होता है, या जिसमें शुक्राणु जाकर धंसता है, तो अंडे की जोना पेल्यूसेडा परत होती है, इसी को तोड़ता है जो शुक्राणु होता है, और इसे तोड़कर अंडे के अंदर जो केंद्रक है या न्यूक्लियस, उसमें जाकर अपना न्यूक्लियस डाल देता है, जिससे दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि अंडे की कौन सी परत है जिसको शुक्राणु निषेचित करता है, तो जोना पेल्यूसेडा। ठीक है, पेल्यूसीडा, तो जोना पेल्यूसीडा परत होती है, इसी को जाकर अंडा जो शुक्राणु है वो निषेचित करता है। समझ में आ गई बात बेटा? अब इस हफ्ते समझो कल लास्ट क्लास है बायोलॉजी की। ठीक है, समझो कल लास्ट क्लास है बायोलॉजी की। ठीक है, आ जाओ। तो आपको समझ में आ गई? आवाज नहीं आ रही बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही तो फिर किसकी आवाज आ रही है बताओ? मेरी आवाज नहीं आ रही तो किसकी आवाज आ रही है? आवाज तो बिल्कुल आ रही होगी। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप लोगों को लड़कों के अंदर जो बात पढ़नी है, तो आप लोगों को पूछ सकता है कि जो सीमन होता है लड़कों में, ये जो सीमन निकलता है इसका पीएच मान कितना होता है? आप बताओगे 7.4 होता है पीएच मान। तो लड़कों के अंदर जो सीमन है इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक है, अब देखो जो लड़के होते हैं इनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि लड़कों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, लड़कों के अंदर जो टेस्टिस हैं, लड़कों में जो वृषण होते हैं, ये शरीर के बाहर होते हैं। शरीर के बाहर क्यों होते हैं? शरीर के बाहर क्योंकि इनको कम टेम्परेचर चाहिए। शरीर के बाहर होते हैं लड़कों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं? आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, आउट ऑफ द बॉडी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लड़कों के अंदर शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको शुक्राणु, टेस्टिस में शुक्राणु बनेंगे बेटा, टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु को बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। शुक्राणु का निर्माण कम टेम्परेचर पर होता है, कम तापमान पर होता है, इसीलिए ये आपके शरीर से बाहर होते हैं, कम तापमान पर होता है। अब आप लोगों के शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? आप कहेंगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो शुक्राणु का निर्माण कम टेम्परेचर पर होगा। तो लगभग आपके शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए इनको। तो लगभग कितने कम तापमान पर होता है? शुक्राणु का निर्माण कम तापमान पर होता है। अरे भैया ये तो लिख लो, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कम तापमान पर होता है। ठीक है, तो कितने कम तापमान पर होगा? तो बताना 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है ना, उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु को बनने के लिए। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानव की पूरी बॉडी की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर, शरीर तापमान का अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर शुक्राणु बन रहे हैं लड़कों के शरीर में,
शुक्राणु जब बनेंगे तो शुक्राणु बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री कम चाहिए। शुक्राणु बनने के लिए इससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, तो शुक्राणु लगभग 35 डिग्री पर बनेंगे। इसीलिए जो शुक्राणु होते हैं वो शरीर के, जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, तो वीर्य में सारी चीजें होती हैं बेटा, शुक्राणु भी, फ्रैक्टोज भी, लैक्टिक ये सिट्रिक एसिड भी, प्रोटीन भी। तो आपको कभी भी पूछे कि शुक्राणु का निर्माण शरीर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कितने टेम्परेचर पर होता है, तो लगभग 2 डिग्री पर कम होगा। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 है तो शुक्राणु 35 डिग्री पर बनते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब लड़कों के अंदर हमने बात करी प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो पहली तो सेमाइनल वेसाइकल पढ़ ली है। अब दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट। यह ग्रंथि शुक्राशय के अंत में मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होती है। तो जो मूत्र मार्ग होता है, जो यूरेथ्रा है, उसके चारों ओर उपस्थित होती है ग्रंथि। यह क्षारीय द्रव स्रावित करती है। बेटा पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि लड़कों के अंदर जनन ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि क्षारीय द्रव निकालती है, तो बताओगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्षारीय द्रव निकालती है। ठीक है, क्षारीय द्रव क्यों निकालती है? जो मूत्र मार्ग में अवशिष्ट मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावित करती है। बेटा जो तुम्हारा मूत्र होता है ना, वो एसिडिक नेचर का होता है। मूत्र होता है एसिडिक नेचर का, और ये मूत्र मार्ग के पास पाई जाने वाली ग्रंथि है। तो ये क्या करती है कि मूत्र से जो क्षारीय प्रकृति बन गई है, वहां मूत्र के द्वारा जो अम्लीय प्रकृति बन गई है, मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उस मूत्र की अम्लीय प्रकृति को कम करने के लिए ये एक क्षारीय लिक्विड निकाल देती है, जिससे मूत्र और क्षारीय लिक्विड आपस में मिल जाते हैं और उदासीनीकरण हो जाता है। यानी ना क्षार रहेगा ना अम्ल रहेगा, क्योंकि अगर क्षार रहा तो तब भी शुक्राणु मर जाएंगे, और ज्यादा अम्ल रहा तब भी शुक्राणु मर जाएंगे। तो ये क्या करती है? यह क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग में अपशिष्ट मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को निष्प्रभावित करती है। यह वीर्य का मुख्य भाग बनाती है। जो सीमन है ना, सीमन, उसका मुख्य भाग बनाती है। यानी सीमन के अंदर ये क्षारीय प्रकृति मिलाती है, क्षारीय नेचर। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो सीमन होता है उसका पीएच मान 7.4 है, क्षारीय है। तो क्षारीय मतलब मूत्र जो आ रहा है आपका वो एसिडिक नेचर का है, तो ये क्या कर रही है? थोड़ा सा क्षार मिला देती है सीमन वीर्य के अंदर, जिससे वीर्य हल्की क्षारीय प्रकृति का आपको नजर आता है। 7.4 हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, यानी अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है और क्षार मिला देती है। ठीक है, आ जाओ। इससे स्रावित द्रव की क्षारीय प्रकृति अंडाणु को निषेचन की संभावना को बढ़ाती है। अगर प्यारे बच्चे शुक्राणु अम्लीय नेचर के हो जाएंगे, अगर शुक्राणु अम्लीय होंगे बेटा, तो वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाएंगे। अगर शुक्राणु अम्लीय होंगे तो अंडे को फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या करा? प्रोस्टेट ग्लैंड ने एक क्षार निकाला और वही क्षार मिला दिया किसमें? वीर्य के अंदर। अब वीर्य का पीएच मान हो गया 7.4, यानी वीर्य हो गया क्षारीय नेचर का। तो वीर्य क्षारीय नेचर का क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अगर ये क्षारीय नेचर का नहीं होगा तो अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएगा। तो अंडाणु निषेचित नहीं हो पाएगा तो फिर जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए अंडे को निषेचित करने के लिए ही जो शुक्राणु होते हैं उनका पीएच मान क्षारीय होता है। ठीक प्यारे साथी, क्या होता है? क्षारीय होता है। आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब अगली ग्रंथि है पुरुषों में जो पाई जाती है, कॉपर्स ग्रंथि। अगली ग्रंथि है पुरुषों के अंदर कॉपर ग्लैंड। ये पूछा जाता है कि कॉपर ग्लैंड किस में होती है? पुरुषों में होती है। इसी को बल्बूथोरियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहा जाता है बर्बूथ्रोलियर ग्रंथि। तो कॉपर ग्रंथि का ही दूसरा नाम होता है बल्ब्यूथोरल ग्रंथि। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे होती है। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ाई थी इसके पीछे होती है ये। ठीक है, ये क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग को क्षारीय करता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित रहे तथा योनि के स्नेहक का भी कार्य करे। यानी ये ल्यूब्रिकेट निकालती है, चिकना पदार्थ निकालती है जो कि स्नेहक पदार्थों की तरह काम करता है। तो कॉपर्स ग्रंथियां क्या करती हैं आप बताओगे? ल्यूब्रिकेट निकालती हैं, स्नेहक निकालती हैं।
ठीक है, ल्यूब्रिकेंट निकालती हैं प्यारे साथी। तो इतना सिर्फ इसके बारे में याद रखना है। तो कौन सी ग्रंथि हैं जो पुरुषों के अंदर स्नेहक पदार्थ निकालती हैं? तो आपको पूछेगा, आप बताओगे कॉपर ग्लैंड, आप बताओगे कॉपर ग्लैंड। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आपको शुक्राणु या पुरुषों के अंदर एक, इसके बाद जो पुरुष होंगे, इसके बाद आप लोगों को ह्यूमन यानी फीमेल्स, महिलाओं की बात अब चलेगी। तो भाई आइए महिलाओं के बारे में अब हम करते हैं बात। ठीक है, तो ये एक तरीके का पाथवे भी है। इस पाथवे को मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ, फिर टेस्टिस होंगे बनेंगे, फिर वास डिफरेंस नलिका, फिर एपिडाइडेमिस, फिर से वास डिफरेंस नलिका में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पूरा का पूरा रास्ता होता है। जेनिटोरिनरी कैविटी, फिर यूरेथ्रा में जाएंगे, फिर पेनिस में जाएंगे। तो ये एक पूरा सीक्वेंस होता है जहाँ जहाँ स्पर्म्स जो हैं वो जाते हैं। ठीक, आओ आगे हम लोग बात करेंगे अब महिलाओं के बारे में। अब बात करते हैं महिला जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो महिलाओं में पाई जाती है भाई ओवरी, महिलाओं के अंदर पाया जाता है अंडाशय, ओवरी। महिलाओं में कितनी जोड़ी होती है ओवरी? एक जोड़ी होती है। ठीक है, इतना याद रखना। ओवरीज कौन से हार्मोन निकालती हैं? तो मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकालती हैं, और भैया मैंने एस्ट्रोजन भी बताया था जब आपको हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो बताया था ना, महिलाओं का अंडाशय बहुत सारे हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आपने बताया, आपने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, रिलैक्सिन हार्मोन हुआ, ये सब महिलाओं की ओवरी निकालती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हो महिलाओं के बारे में। अगला जो पॉइंट है महिलाओं के बारे में, फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि ये बात मैं आपको जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, अंतःस्रावी तंत्र, उसमें बता चुकी थी। बात यहाँ से शुरू होती है फैलोपियन ट्यूब से। भाई फैलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? महिलाओं में। यह अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ती है। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ऐसे दो ट्यूब होती हैं महिलाओं के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे दो ट्यूब होती हैं और यहाँ से ऐसे गर्भाशय होता है ये, और इस तरीके से ये संरचना पाई जाती है महिलाओं के अंदर। तो ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या करती है? गर्भाशय को जोड़ती है। ये गर्भाशय यूट्रस, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये यूट्रस है। तो यहाँ से यूट्रस को जोड़ने का काम करती है ये। यह निषेचन का केंद्र है। बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में कि महिलाओं के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो कल मैंने आपको बताया था निषेचन, निषेचन वो होता है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और ओवा बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो निषेचन जो होता है महिला के शरीर में यही होगा, फैलोपियन ट्यूब में। यानी यहाँ पर ऐसे ऐसे एग रहते हैं, यहाँ से शुक्राणु पहुँचेंगे और ऐसे अंडाणु के पास जाएंगे शुक्राणु, और यहाँ पर हो जाएगा निषेचन। ठीक है, तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है महिलाओं में। आओ आगे बात करते हैं महिलाओं के गर्भाशय की, यूट्रस की। तो महिलाओं का जो गर्भाशय है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये फोटो देखो, महिलाओं के अंदर ये है पूरा फोटो गर्भाशय का। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, इसको आप कहते हो यूट्रस। क्या कहते हो प्यारे साथियों? यूट्रस। और ये जो आपको पूरी नलिका दिख रही है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। और ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये वाला, इसको ही कहते हैं यूट्रस हम लोग। तो ये यूट्रस है बेटा। ठीक है, अब ये सर्विक्स होता है जहाँ से बच्चे को बाहर निकलने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, तो कई बार तुमने सुना होगा डॉक्टर डिलीवरी के दौरान बोलते हैं कि जो महिला का सर्विक्स है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये वाला एरिया होता है जहाँ से बच्चा रिलीज होता है। अब अगर हमने आगे बात करी है तो प्यारे बच्चों, ये होती हैं ओवरीज, अंडाशय, जो मैंने अभी भी बताया था आपको फोटो में, ये हैं ओवरीज, अंडाशय। ठीक है, तो जो महिलाओं का यूट्रस है, इसी के अंदर बच्चे का निर्माण होता है। बच्चा इसी संरचना के अंदर पलता है, ये यूट्रस है पूरा, तो बच्चा इसी संरचना के अंदर विकसित होता है। ठीक है, ये जो ओवरी हैं, यहाँ पर अंडे बनेंगे, अंडे निकलकर ऐसे पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में, शुक्राणु जाते हैं और उसको निषेचित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं पेपर में। अब ये जो यूट्रस होता है ना, इसकी कई लेयर भी हैं।
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। आ जाओ, तुम्हें बता देती हूँ, पहले देखो ध्यान से सुनो। तो गर्भाशय उल्टी नासपाती जैसे रखी होती है, ऐसी इसकी शेप होती है। यह मूत्राशय के ऊपर पीछे स्थित होता है। तो महिलाओं में भी मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे होती है ये संरचना महिलाओं के अंदर। ठीक है बेटा, मैं तो बिल्कुल आपको आराम से पढ़ा रही हूँ, धीरे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उल्टी क्यों आती है? उल्टी आती है आपके शरीर के अंदर जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा है, इसके निष्क्रिय हो जाने से। ठीक है, आओ। तो अब आप लोगों ने पढ़ा कि जो उल्टी नाशपाती की संरचना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो, क्योंकि कल लास्ट क्लास है, उसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छे से आज और कल डिफाइन कर दूं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है यूट्रस। बेटा मूत्राशय के ऊपर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे होता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार सरल पेशीय तंतु की बनी होती है। पेपर में आ सकता है कि गर्भाशय की दीवार कौन से तंतु की बनी होती है, तो बताना। सिंपल मस्कुलर फाइबर की बनी होती है गर्भाशय की दीवार जो होती है। अब गर्भाशय की जो दीवार है ना, ये 3 तरीके की लेयर से बनी होती है। ये भी आपको पूछ सकता है, चलो मैं बताती हूँ। मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, ये है फैलोपियन ट्यूब महिलाओं के अंदर। ये ओवरीज हैं, ये ओवरीज हैं, 2 ओवरीज होती हैं, और ये हो गया यूट्रस। ये हो गया यूट्रस उल्टी नाशपाती के आकार का। ठीक है, तो ये जो यूट्रस है ना, इसमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं। यहाँ 3 लेयर देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक लेयर मैंने बना दी येलो कलर से, एक लेयर मैंने बना दी ग्रीन कलर से, और एक लेयर मैंने बना दी पिंक कलर से। तो आपको पूछता है कि ये जो यूट्रस होता है, ये जो गर्भाशय है प्यारे साथी, गर्भाशय, ये जो गर्भाशय है इसकी दीवार कितनी है? तो इसमें 3 परत पाई जाती है। गर्भाशय के अंदर टोटल कितनी लेयर होती है? 3 परत पाई जाती हैं। 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं इसके अंदर, 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब ये तीनों लेयर पेपर में पूछी जाएंगी। अब ये तीनों लेयर आपको पेपर में पूछी जाएंगी। तो भाई पहली लेयर ये वाली, इसको कहते हैं एंडोमेट्री। इसको कहते हैं हम लोग, आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इस तरीके से 3 परत होती हैं। तो सबसे अंदर वाली जो परत होती है इसको कह सकते हो एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो बीच वाली होती है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर वाली होती है इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये 3 परत होती हैं आपके गर्भाशय के ऊपर। ठीक है, ये आपको पेपर में आ सकती हैं। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होती है। मायो, मायो का मतलब मिडिल, तो बीच वाली परत मायोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये 3 परत होती हैं जो गर्भाशय के चारों तरफ पाई जाती हैं। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम गर्भाशय की 3 परतें हैं। अब आपको पूछेगा कि इन तीनों परतों में से जो बच्चा होता है वो कौन सी परत में धंसता है? जो जाइगोट बना बेटा निषेचन के दौरान, मान लीजिए ये जाइगोट है, तो ये जाइगोट जो है गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत में जाकर ऐसे धंसता चला जाता है ऐसे, और अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। यानी गर्भाशय की इन तीनों परतों से ही खाना लेता है जो जाइगोट होता है। तो जाइगोट यहीं पर धंसता है बेटा। ये जो जाइगोट बना है, ये जो युग्मनज बना है, ये यहीं पर धंसता है बेटा। तो जाइगोट गर्भाशय की कौन सी परत में जाकर धंसेगा? एंडोमेट्रियम में जाकर धंस जाता है, और धीरे धीरे तीनों परतों की लेयर में आकर अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में जब महामारी चक्र होता है, महामारी चक्र, महिलाओं के अंदर जब महामारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर महिलाओं की कौन सी गर्भाशय की परत है जो टूटती है और महिलाओं में ब्लीडिंग होती है?
तो महिलाओं के अंदर जब महामारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में जो ब्लड आता है वो कौन सी लेयर के टूटने से आता है? तो मायोमेट्रियम परत जो होती है यही क्षतिग्रस्त होती है पीरियड के अंदर। तो जब महिलाओं में महामारी चक्र होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें बीच वाली परत मायोमेट्रियम टूटती है, जिससे महिलाओं में ब्लीडिंग होती है, यानी कि महिलाओं के अंदर रक्तस्राव होता है। ठीक है, तो महामारी चक्र में रक्तस्राव होता है इसी लेयर के टूटने से। समझ में आ गई बात? अब बोलो, अब बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। कमेंट नहीं देख रही है भाई, मैं सबके कमेंट देख रही हूँ। अब मैं पढ़ाऊँ या कमेंट देखूँ? तो अब हमने बात करी थी यहाँ पर कि गर्भाशय की दीवार सरल पेशी तंतुओं से बनी होती है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। यानी मायोमेट्रियम कौन सा हिस्सा था? मध्य वाला हिस्सा। मैंने बताया ना, मायोमेट्रियम सबसे मध्य वाला हिस्सा था। ठीक है, आओ आगे बात करें। अब है भैया गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ल्यूमेन गर्भाशय का जो दरवाजा है, बेसिकली वो एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। यानी अंदर की तरफ से जो गर्भाशय था, ये ऐसे गर्भाशय है, ठीक है, तो यहाँ पर एक झिल्ली होती है, ऐसे ऐसे ये झिल्ली। तो इसी झिल्ली को हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, यानी सबसे अंदर वाली परत। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण अपरा से जुड़ा रहता है। अपरा क्या होती है बेटा? अपरा होती है एमनिकल कोड या प्लेसेंटा बोलते हो जिसको, प्लेसेंटा। जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे, मान लीजिए ये तुम्हारी किसी प्रेग्नेंट लेडी का टमी है, और इसके अंदर एक ऐसे संरचना होती है, इसी संरचना से एक बच्चा जो होता है वो जुड़ा रहता है। तो इसी संरचना को कहते हैं एमनिकल कोड या प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के द्वारा, यही प्लेसेंटा एक भ्रूण को, यानी कि एक फीटस को, जब आप छोटे बच्चे थे, मम्मी के पेट में थे, तो तुम्हें खाना भी चाहिए था और तुम्हें भैया ऑक्सीजन भी चाहिए थी। तो इसी वाली संरचना से तुम्हें पोषण मिलता था, न्यूट्रिशन मिलता था, और इसी वाली संरचना से तुम्हें ऑक्सीजन मिलती थी। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि बच्चा जो होता है वो कौन सी संरचना से माता से जुड़ा रहता है। माता के पेट में जो बच्चा है वो किस संरचना से माता से जुड़ा रहता है, और कौन सी संरचना बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन देती है? तो आप लोग बताओगे प्लेसेंटा, यानी कि इसको कहते हैं अपरा। यानी ये अपरा है बेटा, ये अपरा है, इसी अपरा से बच्चा जुड़ा रहता है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा रहता है, और जुड़ा रहता है तो यही प्लेसेंटा है जो बच्चे को पोषण देता है और ऑक्सीजन देता है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो जब आप अपनी माता के पेट में थे, जो आपकी मम्मी खाती थी वही आप खाते थे। बोलते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, तो क्यों खानी है? क्योंकि वही पोषण फिर बच्चे के पास पहुंच रहा है। किसके द्वारा पहुंच रहा है? प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा ही बच्चे को पोषण देगा और ऑक्सीजन देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ रही हूं अब मैं। हाँ भाई, कुछ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई यशपाल जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब हम बात करेंगे महिलाओं के अंदर जो कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में। जैसे पुरुषों में आपने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ी थी, सेमाइनल वेसाइकल पढ़ी थी, है ना, और कॉपर ग्रंथियां पढ़ी थी। वैसे ही महिलाओं के शरीर में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि बर्थोलिन ग्रंथि किसके अंदर होती है, ये पूछ लेगा आपको। तो बर्थोलिन ग्लैंड महिलाओं में होती है। ठीक है, ये योनि छिद्र के दोनों ओर श्लेष्म का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां बर्थोलिन ग्रंथियां या प्रघाण ग्रंथियां होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे पुरुषों के अंदर कॉपर्स ग्रंथियां एक ल्यूब्रिकेंट निकाल रही थी, चिपचिपा पदार्थ निकाल रही थी, वैसे ही महिलाओं के अंदर जो वेजाइना है उसमें होती है ये बार्थोलिन ग्रंथियां, ये भी एक चिकना पदार्थ निकालती है महिलाओं के अंदर, जो लुब्रिकेंट का काम करता है
मैथुन के दौरान, ठीक है। तो ये योनि छिद्र के दोनों ओर श्लेष्मा का स्त्रवण करने वाली बार्थोलीन ग्रंथियां हैं। तो आपको ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि पुरुष तथा महिलाओं के जनन अंगों से कुछ ग्रंथियां निकलती हैं, ये ग्रंथियां चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं, ये कौन सी हैं? तो आपको पुरुष के लिए लिखकर दे देगा कॉपर ग्रंथियां और महिलाओं के लिए लिखकर दे देगा बार्थोलीन, या इनको उल्टा उल्टा करके दे देगा। तो आपको सही क्रम पहचानना है फिर। तो महिलाओं में बार्थोलीन होती है और पुरुषों में कॉपर ग्रंथियां होती हैं। समझ में आ गई बात भैया? इससे धीरे रमेश और क्या चलूं ये बताओ, इससे धीरे और क्या चलूं मैं, ये बताओ जल्दी से। मैम नोट्स किससे बनाए? पीडीएफ ऊपर नीचे मिलती है। बेटा क्लास लेते हो ना, क्लास देखते हो ना, क्लास देख लिया करो। 2 मिनट ही तो लगेंगे स्पीड में कि मैडम ने कौन कौन सी स्लाइड कहाँ कहाँ पढ़ाई है। और आपको 2 पीडीएफ मिलती है, बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है बेटा और हैंड रिटिन पीडीएफ भी मिलती है। तो हैंड रिटिन पीडीएफ से बना लो नोट्स, नहीं बनाने हैंड रिटिन से तो बोर्ड पीडीएफ मिलती है। बोर्ड पीडीएफ को ही अगर कॉपी करना चाहते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि क्लास लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास में जो सीक्वेंस रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है बेटा। चलो आओ आगे बात करें। स्पीड मेरी बिल्कुल सही चल रही है, इससे धीरे चलूंगी तो बेटा अब तुम फिर 1 महीने तक फिर सिलेबस करते रहो अपना। स्पीड बिल्कुल सही चल रही है प्यारे बच्चे, मैं एकदम धीरे से पढ़ा रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो मैम लिखा नहीं जाता, बेटा लिखोगे साथ साथ तो पढ़ोगे नहीं। और मैं पीडीएफ आपको ये एज इट इज दूंगी, इसमें सारी चीज़ें आपको ऐसे की ऐसी लिखी मिलेगी जैसे यहाँ है, तो लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। बेटा इन ग्रंथियों द्वारा स्त्रवित श्लेष्मा मैथुन क्रिया के समय, जैसा मैंने बताया कि जो सेक्स प्रोसीजर होगा, मैथुन होगा, उसमें ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करता है ये लिक्विड जो होता है, और ये नर की कॉपर ग्रंथियों के समझाते हैं। मैं बार बार यही बात आपको बता रही हूँ कि जैसे नर के अंदर कॉपर ग्रंथियां श्लेष्मा द्रव निकालती हैं, वैसे महिलाओं में होती हैं बार्थोलीन। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि महिलाओं में नर की कॉपर ग्रंथियों के समान जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? तो आपको बताना है बार्थोलीन ग्रंथियां हैं वो, ठीक है, वो होती हैं बार्थोलीन ग्रंथियां, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। बेटा किसी भी, चाहे मैस्टरबेशन करो या फिर बायसेक्सुअली सेक्स करो, जब भी सीमन बाहर आता है उसमें स्पर्म होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो अगली कोशिकाएं हैं या अगली जो ग्रंथियां हैं महिलाओं के अंदर, स्तन ग्रंथियां। भाई स्तन ग्रंथियों के बारे में आप सभी जानते हो, मैमरी ग्लैंड्स दूध का स्रावण करती है महिलाओं में, ठीक है। और इनके अंदर लैक्टो, आपने पढ़ा था प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन भी होता है जो दूध का सिक्रेशन करता है। तो वही सारी चीजें हैं। यह ग्रंथिल ऊतक तथा वसीय ऊतक की संरचना है, ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। ये पूछ सकता है कि मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये कौन सी ग्रंथियों का रूपांतरण है? तो आप बताओगे दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो आपके शरीर में पसीना ग्रंथि होती हैं उन्हीं का रूपांतरण होती हैं स्तन ग्रंथियां, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा दूध का स्त्रवण करती हैं भाई स्तन ग्रंथियां। ये बात आपने पहले पढ़ ली थी जब आपने पढ़ी थी हार्मोन वाला चैप्टर, ठीक है। अब इनमें 2 उभरे हुए जो मतलब निपल्स होते हैं वो होते हैं जो चारों तरफ से स्तन ग्रंथियों को घेरे रहते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने जब दूध पिया था अपनी माता का तो ये वहां पर काम आते थे, ठीक है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में बटा होता है। तो इनके अंदर कुछ सेक्शन होते हैं जो कि 15 से 20 स्तन पालियों में बटा हुआ होगा। तो द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमिलरीज। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा कि महिलाओं में स्तन ग्रंथियां जो है इनमें ग्रंथिल ऊतक कितनी पालियों में बटे होते हैं? तो आप बताकर चले जाओगे 15 से 20 पालियों में बटे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, क्लास जब आपकी ओवर होगी तो 3-4 दिन में आपका प्रैक्टिस सेट फिर मैं शेड्यूल करवाऊंगी, ठीक है बेटा। तो ये सब आप जानते हो, ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है महिलाओं के अंदर।
अब बात करते हैं महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है उसके बारे में। ठीक है, तो महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी भी बताया था महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है भाई। ठीक है, 1 माह की अवधि के दौरान गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन सीधा आएगा कि महिलाओं में 1 माह की अवधि के दौरान एक चक्रीय परिवर्तन होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसको जाना जाता है मासिक चक्र के नाम से। ठीक है, मासिक मतलब मंथ, मंथ मतलब वही मंथ में जो पूरा साइकिल बन रही है महिलाओं के अंदर। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा, क्रम प्रसारी यानी प्रोलिफरेटिव, स्रावित यानी सीक्रेटरी, और मासिक अवस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज। पेपर में पूछ लेगा कि महिलाओं के अंदर जो महामारी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? आप बताना। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रम प्रसारी अवस्था यानी तैयारी की अवस्था। ठीक है, फिर है स्रावित यानी जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है महिलाओं में, और मासिक अवस्था यानी फिर दूसरी मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो जाती है। तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये 3 अवस्थाएं पूछ सकता है, इनके नाम। तो ये 3 अवस्थाएं हैं जो महिलाओं के अंदर महामारी चक्र के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि महामारी चक्र के अंदर ये जो अवस्थाएं हैं, जैसे पहली थी प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब कई बच्चे तो अपनी सर को खुजाएंगे कि FSH क्या होता है। बेटा सब पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी। कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन निकालती है। FSH हार्मोन की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वहां बताया भी था कि महिलाओं के अंदर महामारी चक्र को नियंत्रित करता है ये। तो फिर से देखो वही हार्मोन आया है FSH, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये पुट्टिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रवण के लिए प्रेरित करता है। अभी देखो होगा क्या कि हमारा जो यूट्रस है, हमारा जो गर्भाशय है, उसके अंदर से बनेगा FSH हार्मोन। पिट्यूटरी निकालेगी FSH, खून के साथ ये पहुंचेगा हमारे यूट्रस में, और यूट्रस की जो दीवारें हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन को बनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ही अंडे बनाता है। एस्ट्रोजन ही क्या बनाता है? अंडे बनाने वाला हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जब प्रेरित होगा तो हमारे अंदर अंडे बनेंगे। तो कौन सा हार्मोन है जो एस्ट्रोजन को प्रेरित कर रहा है? आप बताओगे FSH। अब अवस्था का अंतराल 10 से 12 दिन का होता है। देखो महिलाओं के अंदर जो पूरे महीने की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है ना, पूरा महामारी चक्र जो चलता है महिलाओं में, ये 1 से 28 दिन का होता है। कितने दिन की होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 1 से 28 दिन की होती है। अब इसमें 14 दिन पर बनते हैं अंडा। 14वां दिन जो होता है यहाँ अंडाणु बनते हैं महिला के अंदर, यहाँ बनते हैं अंडाणु। तो इसको कहते हैं ओव्यूलेशन स्टेज। ओव्यूलेशन होता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक महामारी चक्र के अंदर महिलाओं में कौन से दिन पर अंडा बनता है? तो 1 से 28 दिन की साइकिल होती है और 14वें दिन बनता है अंडा। ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन। ठीक है, पहले दिन हार्मोन सीक्रेट होंगे, हार्मोन धीरे धीरे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ऐसे करके होता है। तो पहले दिन FSH बना, FSH ने क्या करा, फिर 1 से 13 दिन तक FSH ने एस्ट्रोजन को प्रेरित करा, फिर एस्ट्रोजन बना। जैसे ही एस्ट्रोजन अपने हाई लेवल पर पहुंचा तो अंडों का निर्माण हुआ, क्योंकि अंडा बनाने के लिए एस्ट्रोजन ही जिम्मेदार होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन बना और इसने अंडा निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, अंडा बन गया, एक ही अंडा बनता है बेटा, अंडा बन गया। अब ये एस्ट्रोजन जो है धीरे धीरे कम होने लगा और फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ने लगेगा। अब प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करेगा? अंडे को फर्टिलाइजेशन की पूरी कैपेसिटी दे देगा, यानी अंडा निषेचन के लिए तैयार है। यानी इस बीच अगर महिला के शरीर में शुक्राणु पहुंचेंगे और अंडाणु शुक्राणु के साथ पूर्ण रूप से मिलने को तैयार है। अब शुक्राणु पहुंचे नहीं महिला के शरीर में, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? अंडे को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो अंडा टूट जाएगा। टूटेगा तो यूट्रस की दीवारों के साथ साथ
ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी महिलाओं को, तो उसी से होता है पीरियड। तो प्यारे बच्चे, यह पुट्टी की अवस्था फॉलिकल फेज भी कहलाती है। ये वाली अवस्था, इसी को फॉलिकल फेज भी कहते हैं। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाऊंगी, उस चार्ट से आपको चीज़ें समझाऊंगी। देखो दूसरी अवस्था सुन लो क्या होती है। दूसरी अवस्था है कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं के गर्भाशय में कौन सी संरचना है जो प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करेगी, तो कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, यूट्रस जो आप महिलाओं का गर्भाशय है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, तो गर्भाशय के अंदर कौन सी संरचना है, कार्पस ल्यूटियम, जो बनाती है प्रोजेस्टेरोन। और ये अवस्था 12 से 14 दिन की होती है। ये अवस्था 12 से 14 दिन की होगी। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे हम लोग। अगला है प्यारे साथियों आप लोगों का जो तीसरा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या होता है, यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होती है ये नष्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन में कमी होगी, ये नष्ट होगी, और एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्त्रवण होगा। तो एंडोमेट्रियम टूटेगी पहले, उसके बाद मायोमेट्रियम लेयर जो है वो टूटेगी। तो बेसिकली जो आपको पेपर में आता है वो मायोमेट्रियम के बारे में पूछा जाता है। देखो सबसे आंतरिक परत जो है, इधर देखना, सबसे आंतरिक परत जो है वो एंडोमेट्रियम है। तो अंडा बेसिकली यानी कार्पस ल्यूटियम यहाँ बन रही है, ये क्या हो रही है बेटा, ये टूट रही है। तो एंडोमेट्रियम टूटी और उसके बाद ये जो मायोमेट्रियम लेयर होती है ये टूटना शुरू कर देती है। तो मायोमेट्रियम के टूटने से ही ब्लडिंग होती है, जो रक्त स्त्राव होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी पूछे कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो रक्त स्त्राव होता है वो कौन सी लेयर के टूटने से होता है, तो मायोमेट्रियम के। एंडोमेट्रियम टूटेगी लेकिन रक्त स्त्राव मायोमेट्रियम के टूटने से होगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको मैंने क्या बताया यहाँ पर कि मायोमेट्रियम जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। मायोमेट्रियम जो है ये टूटना शुरू हो जाएगी, ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, और रुधिर का स्त्रावन फिर मायोमेट्रियम जैसे टूटती है होना शुरू हो जाता है। यह FSH, LH, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये सारे हार्मोन है मिलकर जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मासिक चक्र गर्भावस्था तथा लैक्टीकरण के दौरान नहीं होता। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर मासिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना एक बात, आपको एक कंडीशन आती है मोनोपोज, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या है बेटा, अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र स्थायी रूप से रुक जाता है। जब महिलाएं 12, जब कोई बच्ची 11 से 12 साल की होती है तो उसमें महामारी चक्र शुरू हो जाता है बेटा। 11 से 12 साल की बच्ची को पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, और जब यही बच्ची 45 से 50 साल की होती है तो इसके अंदर महामारी चक्र रुक जाता है। ठीक है, महामारी चक्र रुक जाता है। तो जब 10 से 12 साल की थी तो उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई, लेकिन जब वो 45 से 50 साल की हो गई लड़की तो ये महामारी चक्र रुक जाएगा। तो इसी अवस्था को मोनोपोज कहा जाता है। मोनोपोज क्या होता है, जब महामारी चक्र रुक जाता है। तो ये 45 से 50 साल की आयु में पीरियड्स होने रुक जाते हैं। इस अवधि में नारी में प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी इस उम्र में महिला माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके अंदर एग ही बनने बंद हो गए। एग बनने बंद हो गए तो अब वो क्या नहीं कर सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो आओ अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। इस फोटो के अंदर आपको कुछ हार्मोन जो पूछे जाते हैं, ये रहा, ये फोटो देखो, ये महामारी चक्र का फोटो है बेटा। तो महामारी चक्र कब चलता है, मैंने बताया था 1 से 28 दिन की साइकिल होती है, और इसमें 14वें दिन जो होता है अंडा बनता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना, धीरे धीरे FSH बना, तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और अंडा जो है वो बनेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ही अंडे को बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर 16वें, 18, 20, 22, 24 दिन
एस्ट्रोजन थोड़ा घटता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है तो अंडा यहाँ पर निषेचन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इन दिनों में अगर कोई लेडी संभोग करती है तो उसको प्रेग्नेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इस दौरान अंडा जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, अंडा फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इन दिनों निषेचन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब शुक्राणु पहुंचे नहीं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही गिरेगा अंडा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो गर्भाशय है उसकी एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम लेयर टूटने लग जाती है और ऋतुस्रावण होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आप लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर। तो ये 14वां दिन जो होता है इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन फेज, इसी में बनता है अंडा। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक भाई, आओ। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। ये लड़कों के अंदर होता है बेटा, गोनाड टेस्टिस होते हैं। तो लड़कों के अंदर ये जो आपको दो बॉलनुमा संरचना दिख रही है, ये स्कॉटम होता है, जहाँ पर जो ये टेस्टिस होते हैं रखे हुए होते हैं, और ये हैं भाई टेस्टिस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये टेस्टिस हैं बेटा, वृषण बोलते हैं जिनको, ये वृषण है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये यूरेथ्रा है, जिसको हमने मूत्र मार्ग का नाम दिया था, मूत्र मार्ग, जहाँ से वीर्य और मूत्र दोनों निकलते हैं, ये यूरेथ्रा है। यहाँ पर ये जो दिख रही हैं ये बर्बोथेलियर ग्लैंड होती हैं। ठीक है, इस पिक्चर को अच्छे से देख लो, पेपर में ना ऐसे पिक्चर भी दे देते हो, टिक लगाकर पूछता है कि कौन सा ऑर्गन है बताओ। और यहाँ पर आप लोगों की जो दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाली जो संरचनाएं हैं ये एनसीईआरटी की बुक का ही फोटो है बेटा, और एनसीईआरटी की बुक का ही फोटो आपको आता है, इसीलिए मैंने जस्ट ये फोटो उठाया है, क्योंकि इन्हीं फोटो को आपको पेपर में देता है छापकर। ये वाला है सेमाइनल वेसाइकल, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहां मूत्र इकट्ठा होगा। ठीक है, और ये जो दो दिख रहे हैं ये यूरेटर होते हैं, यूरेटर यानी कि इनको बोला जाता है जो मूत्र को लेकर आते हैं किडनी से नीचे की तरफ। ठीक, ये वास डिफरेंस नलिका ये जो जा रही है। ठीक है बेटा, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये काले काले जाल से, ये एपिडाइडेमिस है जहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा। ठीक है, ये वास डिफरेंस नलिका है, जहां से 2 बार बताया था ना वास डिफरेंस, तो देखो यहां पर भी ये वाली जो है वास डिफरेंस नलिका, ये ठीक है। अब वास डिफरेंस नलिका को कट कर दिया जाता है, वासा एफेरेंट जो है इसको, ये जो वास डिफरेंस नलिका है इसमें आते हैं परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु आएंगे और वही फिर मादा के शरीर में जाएंगे, तो इसको कट कर दिया जाता है लड़कों की नसबंदी के दौरान। ठीक है, अब रेटे टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कुछ जाल नुमा संरचना पाई जाती है, जाल के जैसी संरचना, उनको कहते हैं रेटे टेस्टिस, है ना। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं जिनमें टेस्टिस रखे हुए होते हैं। तो ये सारी संरचना, ये पेनिस है लड़कों का, इसी के द्वारा टेस्टिस शुक्राणु जाएंगे और इस तरीके से बाहर निकलेंगे और मादा के शरीर में जाएंगे। तो ये फोटो भी आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं पेन इसलिए नहीं चला रही हूँ जिससे आपको जो संरचनाएं हैं वो क्लियर दिख सके। तो लो, आप इनको, इस फोटो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के कलरफुल फोटो नहीं लिए, क्योंकि इसी तरीके के फोटो आते हैं आपको पेपर में। देखो ये भी एनसीईआरटी का फोटो है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई। ठीक है, ठीक है बेटा, जो सिद्धू मूसेवाला थे उनकी मम्मी को टेस्ट ट्यूब बेबी है वो ऐसा नहीं है, वो सैरोगेसी या टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो किसी जो उनके शरीर के अंदर मतलब टेस्ट ट्यूब जो अंडे बने थे या आर्टिफिशियल तरीके से जो अंडे बनाए गए थे, उन्हीं अंडों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके फिर बेबी बना था। ठीक है, आ जाओ। तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ गई समझ में, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि आपकी किडनियों की
और किडनी से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तो बेटा कल आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा किडनी से संबंधित। ये आप लोगों की पूरा जो यूरेथ्रा मैं बता रही थी लड़कों के अंदर, तो ये पूरी आपकी किडनी है और किडनी के बारे में हम लोग कल की क्लास में करेंगे शुरू चीज़ें। ठीक है, ये सभी पीडीएफ में आपको अटैच कर दिया मैंने। पीडीएफ जो है ये सारी जो चीज़ें हैं पीडीएफ में अटैच कर दी हैं। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा है इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो किडनी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आ जाओ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। बेटा जो महिलाएं होती हैं ना, इनमें रिप्रोडक्शन की कितनी फेजेस होती हैं, तो लिखेंगे फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अवस्थाएं अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जनन की अवस्थाएं, जनन की अवस्थाएं प्यारे साथियों, जनन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहली अवस्था है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं युग्मक निर्माण। ठीक है, युग्मक निर्माण पहली अवस्था है, युग्मक निर्माण की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा युग्मकों का निर्माण होता है, यानी जो नर होंगे जो मेल होंगे उनमें बनेंगे शुक्राणु। नर के अंदर तो शुक्राणु बनते हैं भाई, शुक्राणु बनना। ठीक है, नर के अंदर शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जब बनते हैं इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मकों का निर्माण। युग्मक दो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर में बनते हैं शुक्राणु और मादा जो होती है इसमें बनते हैं अंडाणु। तो मादा में बनेंगे अंडाणु। मादा में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का, अंडाणु निर्माण। तो मादा में अंडाणु निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं, oogenesis कहते हैं इसको। तो मादाओं के अंदर अंडाणु बनेंगे और पुरुष के अंदर बनेंगे शुक्राणु। इस प्रोसीजर को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। दूसरा प्रोसीजर होता है दूसरा प्रोसीजर आप लोग बताओगे कि जब नर और मादा युग्मक बन चुके हैं तो फिर होगा प्यारे बच्चे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन सेकंड प्रोसीजर होता है इंसेमिनेशन। इसको कहा जाता है गर्भाधारण। ठीक है, गर्भाधारण, इसको कहेंगे गर्भाधारण, इंसेमिनेशन। अब हुआ क्या प्यारे बच्चे, नर में शुक्राणु बन गए, मादा में अंडाणु बन गए। शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिले, तो प्यारे बच्चे इसी को कहते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि शुक्राणुओं का मादा के शरीर में पहुंचना। ठीक है, शुक्राणु का मादा के शरीर में पहुंचना, मादा के शरीर में पहुंचना, मादा के शरीर में पहुंचना। जो शुक्राणु होंगे ये मादा के शरीर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। तो मादा के शरीर में पहुंच जाएंगे भाई जो शुक्राणु होंगे मैथुन के जरिए। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं इंसेमिनेशन। अब शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंच गए, तो मादा के शरीर में जब शुक्राणु पहुंचेंगे तो भाई अब होगा निषेचन। अब होगा निषेचन। तो तीसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा बेटा। निषेचन होगा मतलब निषेचन मैंने आपको बताया ही है, जब शुक्राणु अंडाणु को क्या कर दे, फ्यूज। शुक्राणु व अंडाणु का मिलना। ठीक है, शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु का मिलन, इसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, तो स्पर्म फ्यूज्ड ओवम, स्पर्म फ्यूज्ड ओवम, तो स्पर्म जो है वो अंडाणु को फ्यूज्ड कर देगा, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु अंडाणु के साथ जाकर फ्यूज्ड हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, आपको पता ही है, फिर मैंने आपको बताया था जाइगोट हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बना, तो अभी तक 3 हमने फेस पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं। अब चौथी अवस्था क्या हो जाएगी, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, चौथी अवस्था हो जाएगी इम्प्लांटेशन, यानी कि प्रत्यारोपण।
प्रत्यारोपण, यानी कि जो जाइगोट बना है वो मादा के गर्भाशय में धंस जाएगा। तो युग्मनज का, युग्मनज का महिला के गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में धंसना। ठीक है, महिला के गर्भाशय में धंसना। तो ये होता है प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन। जो जाइगोट होगा माता के गर्भाशय में धंस जाएगा। अब पांचवी जो प्रोसीजर आएगी वो आती है गैस्टेशन। ठीक है, गैस्टेशन। अब पांचवा प्रोसीजर है गैस्टेशन, यानी अंग निर्माण। अब जो जाइगोट है इसके अंग निर्माण होना शुरू हो जाएगा, इसके आंख नाक हाथ पैर बनने शुरू हो जाएंगे। और छठा प्रोसीजर होता है परच्यूरेशन। ठीक है, अरे यार, छठा होता है परच्यूरेशन। तो छठा होगा परच्यूरेशन, जिसको कहते हैं प्रसव अवस्था, प्रसव अवस्था। अब बच्चे का जब पूरे 9 महीने का विकास हो गया, पूरे उसके सारे ऑर्गन बन गए, तो अब वो परच्यूरेशन की प्रोसीजर में आ जाएगा, यानी कि उसका हो जाएगा जन्म। तो ये प्रोसीजर होते हैं महिला के शरीर के अंदर। ठीक है, चलो अब टाइम हो चला है। कल की क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को कर लेंगे और कल आपकी अंतिम क्लास होगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। चलो।